बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पुराने ज़माने में जब लोग ट्राइब्स की शक्ल में एक दूसरे के साथ रहते थे तो उनके लिए ये बात बहुत नामुनासिब होती थी कि वो बाहर से किसी भी स्ट्रेंजर को अपने इलाके के अंदर रिहाइश पजीर होने दें। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया लोगों के दरमियान जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हुआ। तो जैसे ही कोई स्ट्रेंजर उनके इलाके में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता था तो वहाँ के रिहाइश पजीर लोग उससे वो प्रॉपर्टी ख़ुद परचेज़ कर लेते थे और वो कतई इस बात की किसी भी स्ट्रेंजर को इजाज़त नहीं देते थे कि वो उनके इलाके के अंदर रिहाइश पजीर हो जाए। ये बात उनकी राइट ऑफ प्राइवेसी के भी अगेंस्ट थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि बाहर से आने वाला जो स्ट्रेंजर है वो किस नेचर का मालिक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका करैक्टर कैसा है, वो कहीं क्रिमिनल माइंड का तो नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कस्टम ने लॉ की शक्ल इख्तियार कर ली। अब हम इस एक्ट को स्टार्ट करेंगे। इस एक्ट के टोटल 37 सेक्शंस हैं। सबसे पहले प्रियम्बल है। एग्जिस्टिंग लॉ को रीएनेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उसको कुरान और सुन्ना के मुताबिक ढालना था। शॉर्ट टाइटल, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द पंजाब। ये पूरे के पूरे पंजाब पर लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। जिस दिन ये पास हुआ उसी दिन से ही ये इन्फोर्स भी हुआ। नंबर 2 पे डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस किसी भी एक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं और एक्ट को समझने के लिए डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। 2A में डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी इलाके के अंदर सिचुएट होगी, लेकिन उसके अंदर अर्बन एरिया की प्रॉपर्टी और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कैंटोनमेंट्स लिमिट्स के अंदर आती हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं होंगी। लेकिन ये प्रोविजन PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1 की जजमेंट के मुताबिक अन इस्लामिक करार दे दी गई है और कहा गया है उसमें कि ये प्रोविजन अन इस्लामिक है और इस वजह से ये अर्बन एरिया यानी जो सकनी अराज़ी होती है उसके ऊपर भी ये द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 अप्लाई होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन 2B प्रीएम्प्टर की है। प्रीएम्प्टर का मतलब है कि वो बंदा जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन रखता है। अब राइट ऑफ प्रीएम्पशन कौन कौन रखेगा ये हम आगे चलकर देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन 2C राइट ऑफ प्रीएम्पशन की है। राइट ऑफ प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का जो राइट है वो प्रीएम्प्टर का ज़्यादा है बनिस्बत किसी स्ट्रेंजर के। नेक्स्ट डेफिनेशन सेल की है। सेल का मतलब ये होगा कि परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का दिया है। ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ पोसेशन दे दिया है और आपने टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया। और जो ट्रांसफ़र होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो वैल्यूएबल कंसीडरेशन की शक्ल में होगा। और सेल के अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र है वो हिबा बिल इवज़ और हिबा बशर्तुल इवज़ की शक्ल में हुई है वो भी इसमें शामिल होगी। हिबा बिल इवज़ का मतलब ये होता है कि डोनी ने ट्रांसफ़र की इवज़ कुछ अदा कर दिया है डोनर को, और हिबा बशर्तुल इवज़ का मतलब ये होता है कि डोनर ने कोई शर्त आयद कर दी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के लिए। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र है वो सेल में नहीं आती। ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र जो कि इनहेरिटेंस हुई है यानी जो आपको विरासत में मिली है वो सेल के ज़ुमरे में नहीं आएगी। विल, किसी ने कोई वसीयत की है या किसी ने गिफ्ट कर दिया है, और गिफ्ट कौन सा होगा जो हिबा बिल इवज़ और हिबा बशर्तुल इवज़ में नहीं आएगा, वो आपकी सेल कंसीडर नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है कि सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी, कि किसी भी क्रिमिनल, सिविल या रेवेन्यू कोर्ट्स ने
या सिविल कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के मुताबिक अगर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास 2B में प्रियम्प्टर की है। प्रियम्प्टर का मतलब है वो बंदा जो कि राइट ऑफ प्रियम्पशन रखता है। अब राइट ऑफ प्रियम्पशन कौन कौन रखेगा ये हम आगे चलकर देखेंगे। 2C में डेफिनेशन है राइट ऑफ प्रियम्पशन की। राइट ऑफ प्रियम्पशन का मतलब है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का जो राइट है वो प्रियम्प्टर का ज़्यादा है बनिस्बत स्ट्रेंजर के। 2D में डेफिनेशन है सेल की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेल का मतलब है कि परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। ये नहीं होगा कि आपने टाइटल ट्रांसफ़र ही नहीं किया और आपने पोसेशन दे दिया, वो सेल में नहीं आएगा। और जो ये ट्रांसफ़र हुआ है वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन की शक्ल में हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उसकी एवज़ आपने कोई मुआवजा हासिल किया है, आपने पैसे दिए हैं उसके। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हिबा बिल इवज़ और हिबा बशर्तुल इवज़ के तौर पर जो ट्रांसफ़र हुई है वो भी सेल में आएगी। अब हिबा बिल इवज़ ये होता है कि डोनी ने अपनी मर्ज़ी के साथ कोई मुआवजा दे दिया है डोनर को। और हिबा बिल इवज़ का मतलब ये होता है कि डोनर ने कोई शर्त आयद कर दी है। तो हम ये देखते हैं कि 4 किस्म की ऐसी ट्रांसफ़र्स हैं जो कि सेल में नहीं आती। नंबर 1 पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इनहेरिटेंस की शक्ल में ट्रांसफ़र हुई है, विल की शक्ल में ट्रांसफ़र हुई है और गिफ्ट की शक्ल में। गिफ्ट इसके अंदर हिबा बिल इवज़ और हिबा बशर्तुल इवज़ शामिल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेल में नहीं आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हुई है किसी भी सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू कोर्ट की ऑर्डर से, वो भी सेल में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर मनी। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। और नंबर 4 पे हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास जो ट्रांसफ़र हुई है उसकी कंसिडरेशन वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं थी। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि डॉवर की शक्ल में ट्रांसफ़र हुई है यानी हक महर की शक्ल में ट्रांसफ़र हो गई है और वो भी आपकी सेल में नहीं आएगी। और आपकी कोई मर्डर और हर्ट केस में यानी कंपोजिशन में सुलह के तौर पर आपने प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र कर दी है वो भी आपकी सेल में नहीं आएगी। नंबर 3 इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगी वो होली कुरान और सुन्ना की गाइडेंस लेते हुए करेगी। नेक्स्ट नंबर 4 एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। अगर किसी जनरल लॉ में स्पेशल लॉ से रिलेटेड कोई प्रोविजन होगी तो पंजाब प्रियम्पशन एक्ट की प्रोविजन का इफ़ेक्ट ओवरराइड होगा। नंबर 5 राइट ऑफ प्रियम्पशन। द राइट ऑफ प्रियम्पशन शैल अराइज इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बहुत अहम बात है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ प्रियम्पशन कब अराइज होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट ऑफ प्रियम्पशन उस टाइम अराइज होगा जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो जाएगी। यहाँ एक बात बताती चलूँ वो ये कि राइट ऑफ प्रियम्पशन का जो सूट फाइल होगा वो डोनी के अगेंस्ट होगा, ना कि डोनर के। यानी बेचने वाला तो बेचकर चला जाता है, जो ख़रीदने वाला होता है उसके अगेंस्ट दावा दायर होगा। सेक्शन 6 पर्सनस इन होम द राइट ऑफ प्रियम्पशन वेस्ट। सेक्शन 6 हमें ये बताता है कि वो कौन कौन से पर्सनस हैं जिनको राइट ऑफ प्रियम्पशन हासिल है। नंबर 1 शफ़ी शरीक, नंबर 2 शफ़ी खलीद, नंबर 3 शफ़ी जार। शफ़ी शरीक मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ co-owner इन द कॉर्पस ऑफ द अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड। शफ़ी शरीक में वो पर्सनस होंगे जो कि co-owner हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाप के मरने के बाद 10 मरले का एक घर जो कि 3 बहनों और 2 भाइयों के दरमियान में वरासत में तकसीम हुआ। अब जो बहन भाई हैं वो को-ओनर्स हैं। शफ़ी खलीद में वो बंदा आएगा जो प्रॉपर्टी बिकी है उसके साथ उसका कोई स्पेशल राइट अटैच होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ऑफ पैसेज अगर हो, कोई राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर हो या राइट ऑफ इरिगेशन हो। शफ़ी जार में वो पर्सन आएगा जिसकी प्रॉपर्टी
जो है वो एडजेसेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, जो कि बिक गई है, जो कि सोल्ड हो गई है, उसके साथ उसका एडजेसेंट राइट है। सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है, वो ये कि द राइट ऑफ प्रीएम्पशन शेल बी एक्सरसाइजेबल ओनली इन द केस ऑफ ज़रूरत और टू अवॉइड ज़रर। यानी आपने जो अपना प्रीएम्पशन का जो राइट है वो जो एक्सरसाइजेबल करवाना है वो ज़रूरत के तहत करवाना है, या आपको कोई नुकसान पहुंच रहा है, उस नुकसान को दूर करने के लिए आपने उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेक्शन 7 प्रायोरिटीज़ इन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। सेक्शन 7 हमें ये बताता है कि अगर एक से ज़्यादा पार्टिसिपेटर हों तो जो स्पेशल राइट रखता है, यानी जिसका स्पेशल राइट अटैच है टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जो फ़रोख्त हुई है, तो वो प्रेसिडेंट ओवर होगा उस बंदे पर जिसका जनरल राइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, उसका राइट ऑफ पैसेज है उस प्रॉपर्टी के साथ जो कि सोल्ड हुई है, फ़रोख्त हुई है, और एक बंदा है उसका राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर है। तो राइट ऑफ पैसेज वाला जो होगा वो स्पेशल राइट रखेगा बनिस्बत के जिसका राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर है। राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर वाले का जनरल राइट होगा और राइट ऑफ पैसेज वाले का स्पेशल राइट होगा, और स्पेशल राइट वाला प्रेसिडेंट ओवर होगा जनरल राइट वाले पर। सेक्शन 10 विदड्रॉवल ऑफ क्लेम। सेक्शन 10 हमें ये बात बताता है कि अगर एक से ज़्यादा लोग जॉइंटली और सेवरली इकट्ठे या अलग-अलग कोई सूट फाइल करते हैं और उनमें से अगर कोई विदड्रॉ कर जाता है बिफोर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट के डिसीजन आने से पहले अगर वो विदड्रॉ कर जाता है, तो रिमेनिंग प्रीएम्प्टर जो होंगे वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के एंटाइटल होंगे। लेकिन इसमें एक शर्त ये रख दी गई है कि जो रिमेनिंग प्रीएम्प्टर होंगे उन्होंने भी जो दावा दायर किया होगा वो पूरी प्रॉपर्टी का किया होगा। सेक्शन 8 जॉइंट राइट ऑफ प्रीएम्पशन हाउ एक्सरसाइज्ड। जब राइट ऑफ प्रीएम्पशन किसी भी क्लास और ग्रुप ऑफ पर्सनस को हासिल हो तो वो किस तरीके से अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर सेक्शन 8 में दिया गया है। तो वो लोग जो हैं जिनको राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है हासिल है और वो एक ही क्लास से या एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो अपना राइट जो है वो जॉइंटली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और वो अपना राइट जो है वो सेवरली यानी अलग-अलग भी सूट फाइल कर सकते हैं। यानी इकट्ठे होकर एक सूट भी फाइल कर सकते हैं, और अगर उनमें से कुछ लोग इकट्ठे होकर एक सूट फाइल नहीं करते हैं तो वो अपना सेपरेटली अलग-अलग भी सूट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 11 सेल ऑफ एपेरेंटेंसीज ऑफ लैंड। सेक्शन 11 हमें ये बात बताता है कि अगर ज़मीन फ़रोख्त नहीं हुई लेकिन ज़मीन के ऊपर जो ट्रीज़ थे और बिल्डिंग्स थी वो फ़रोख्त हुई हैं, तो उनके ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्पशन हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर ज़मीन फ़रोख्त हुई है और उसके साथ दरख्त और उसकी बिल्डिंग भी साथ में फ़रोख्त हुई हैं, तो फिर उनके ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्पशन का हक़ जो होगा वो हासिल होगा।